हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हम लोग यूपी टीजीटी पीजीटी जीआईसी एग्जाम के लिए इसमें हम लोग इतिहास के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे थे। हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक देख लिया था दोस्तों। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं। अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 4 तक नहीं देखे हों तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखते हैं और आपको वीडियो को शेयर भी करना है और कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको 125 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है दोस्तों कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। ए में कहा जा रहा है कि गोलाकार घेराबंदी नीति, इसे हम लोग रिंग फेस की नीति के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो कि वारेन हेस्टिंग के द्वारा ये शुरू किया गया था, गोलाकार घेराबंदी नीति या रिंग फेस की नीति। वारेन हेस्टिंग जो कि ये 1765 से 1813 तक चला था। 1765 से 1813 तक था, तो दूसरा सही है। फिर उसके बाद अधीनस्थ संघ नीति। अधीनस्थ संघ नीति ये जो कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा शुरू किया गया था, ये 1857 से 1935 तक था। 1857 से 1935 तक, तो पहला सही है। फिर उसके बाद अधीनस्थ अलगाव नीति। अधीनस्थ अलगाव नीति ये जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग, ये अधीनस्थ अलगाव नीति लॉर्ड हेस्टिंग ये जो कि 1813 से 1857 तक, तो 1813 से 1857 तक, तो चौथा सही है। फिर समान परिसंघ नीति। समान परिसंघ नीति ये जो कि लॉर्ड विलिंगटन के द्वारा शुरू किया गया था 1935 से 47 तक। 1935 से 1947 तक, तो इसका तीसरा सही है। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का पहला है, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है दोस्तों। डी का तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध ठगी के दमन के साथ है। तो ठगी के दमन के साथ किसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का इसमें राइट आंसर होगा कर्नल स्लीमैन का। कर्नल स्लीमैन का है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि 1837 में ठगी प्रथा को अंत कर दिया गया था। उस समय कर्नल स्लीमैन ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पर फूट पड़ी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस स्थान पे फूट पड़ी थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा 1907 में सूरत अधिवेशन में। 1907 में सूरत अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। इसमें गरम और नरम दल दोनों विभाजन हुआ था। गरम दल और नरम दल का विभाजन हुआ था। ये सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। इसके अध्यक्ष कौन थे। तो रास बिहारी घोष थे। इस समय सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। तो रास बिहारी घोष थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको इसमें कथन ए दिया गया है और कारण आर दिया गया है। पढ़ करके आपको कौन सा सही उत्तर है उसको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो ए में कहा जा रहा है कि अंत में कांग्रेस के नेताओं ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, जो कि क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि वे आश्वस्त हो गए कि यही एकमात्र उपयुक्त समाधान बचा था। तो ये भी क्या है, सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों क्या है, सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। ए की सही व्याख्या आर कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-कौन कैबिनेट मिशन प्लान से जुड़े हुए थे। तो कैबिनेट मिशन प्लान से कौन-कौन जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए बी अलेक्जेंडर थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस थे। ये जो कि क्या है, कैबिनेट मिशन प्लान से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इस समय लेबर पार्टी के नेता कौन थे। तो क्लीमेंट एटली थे। क्लीमेंट एटली थे ब्रिटेन में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है
कि महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? तो अगस्त ऑफर ये प्रस्तुत किया गया था लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा। लॉर्ड लिनिथगो के द्वारा अगस्त ऑफर को प्रस्तुत किया गया था। वायसराय था लॉर्ड लिनिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है कि नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं जिसमें प्रथम अभिकथन ए और द्वितीय तर्क आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। तो अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि 1939 में कांग्रेस द्वारा प्रांतों के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के पश्चात शीघ्र ही मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। ये जो कि क्या है, सही है। फिर उसके बाद तर्क आर में कहा जा रहा है कि अंबेडकर ने इसका समर्थन किया था, तो ये भी सही है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि एक प्रचुर चंदे के द्वारा साबरमती आश्रम को खंडित होने से किसने बचाया था? क्वेश्चन नंबर 8 का इसमें राइट आंसर होगा, ये बचाए थे अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई ने ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अंबालाल साराभाई ने इसमें साबरमती आश्रम में 13,000 रुपए दान देकर के साबरमती आश्रम को खंडित होने से बचाया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि किस कांग्रेस अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? तो ये किस अधिवेशन में कहा गया था? तो ये कहा गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में ये कहा गया था कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ये लाहौर में किया गया था। फिर उसके बाद आता है इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। पूर्ण स्वराज का लक्ष्य भी निर्धारित इसी अधिवेशन में किया गया था कांग्रेस के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है कि कहां पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस स्टेशन पर आक्रमण किया और जला दिया गया जिससे 23 पुलिस वालों की मौत हो गई थी? तो ये कहां पे किया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का इसमें राइट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, इसको क्या कहा जाता है? तो ये जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा, यानी कि ये गोरखपुर में पड़ता है चौरी चौरा, यहाँ पे एक कांड हुआ था जिसमें किसानों की भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दिया था जिससे 23 पुलिस कर्मी इसमें मारे गए थे। इसी के कारण महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड का हिमालय भूल कहा है। तो महात्मा गांधी के द्वारा चौरी चौरा कांड को हिमालय भूल कहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ सत्र से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये जो कि सबसे पहले इसमें लखनऊ जो अधिवेशन हुआ था ये 1916 में हुआ था। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही नहीं है। कांग्रेस के दो पक्ष पुनः एक हो गए थे, जो कि ये क्या है, सही है। 1907 में बाद में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस पहली बार एकत्र हुई थी, ये भी सही है। फिर उसके बाद कांग्रेस और अखिल भारतीय समुदाय के लीग के मध्य इसी संबंध इतने खराब हो गए कि दोबारा ठीक ना हो सके, ये जो कि क्या है इसमें गलत है। लखनऊ सत्र की अध्यक्षता एनसी मजूमदार के द्वारा किया गया था, तो ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथियों, कट्टरपंथियों तथा मुस्लिम लीग के लिए एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था। इसमें तिलक पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसी अधिवेशन में महत्वपूर्ण कांग्रेस लीग समझौता हुआ था जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसी समझौते में एनी बेसेंट और तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। किसमें? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि स्वदेशी आंदोलन के लिए जनमत तैयार करने के लिए एक स्वयंसेवी संगठन स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा।
तो स्वदेश बांधव समिति की स्थापना ये 6 अगस्त 1905 को अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा जा रहा है कि उस भारतीय क्रांतिकारी का नाम बताएं जिसने 20 साल बाद जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की हत्या कर दी थी। तो ये कौन किए थे माइकल ओ डायर की हत्या? तो ये किए थे ऊधम सिंह। ऊधम सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा ऊधम सिंह के द्वारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण 20 साल बाद सरदार ऊधम सिंह ने मार्च 1940 में लंदन में सर माइकल ओडायर को गोली मारकर के हत्या कर दी थी और इन्हीं की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप इनको किसको ऊधम सिंह को फांसी दे दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 14 में इसमें दिया गया है कि वीडी सावरकर, वीडी सावरकर ये जो कि अभिनव भारत से संबंधित है। वीडी सावरकर तीसरा सही है। लाला हरदयाल, लाला हरदयाल ये जो कि गदर पार्टी से संबंधित है, पहला सही है। तारकनाथ दास, तारकनाथ दास ये जो कि फ्री हिंदुस्तान से संबंधित है, तो चौथा सही है। और मदन लाल ढींगरा ये जो कि करजन विली से संबंधित है, तो दूसरा सही है। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का पहला है, सी का चौथा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में ही केवल दिया गया है डी का दूसरा, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि 20 नवंबर 1916 को उनकी संयुक्त घोषणा जो बाद में गैर ब्राह्मणों को घोषणा पत्र के नाम से जानी जाने लगी द्वारा सरकारी नौकरियों में गैर ब्राह्मणों के लिए आरक्षण की मांग की गई। यह दक्षिण भारत में आरक्षण के लिए उठने वाली पहली सामूहिक मांग थी। निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करना है। तो सही उत्तर का इसमें चयन करना है। तो ये जो कि डॉक्टर एम नारायण और त्यागराज चट्टी चेट्टी थे। डॉक्टर एम नारायण और त्यागराज चेट्टी थे। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ये जो कि 20 नवंबर 1916 में डॉक्टर एम नारायण और एन सी मुदालियार और श्री पी त्यागराज ने पहली बार गैर ब्राह्मण संस्था का गठन किया था। इसे उदारवादी संघ के नाम से भी जाना जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एक बंगाली गद्य पुस्तक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर होगा संदेश, ये जो कि बंगाली गद्य पुस्तक नहीं है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा संदेश। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है कि किसने जागरूक हिंदुओं के लिए विरुद्ध याचना का आयोजन किया जो सती के जलने के पक्षधर थे? तो क्वेश्चन नंबर 17 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? ये थे दोस्तों राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने 1829 में विलियम बेंटिंग की समय में सती प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की थी? तो महिला आर्य समाज की स्थापना पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। पंडिता रमाबाई के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। महिला समाज की स्थापना 1882 में पूना में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो ये पंडिता रमाबाई के नेतृत्व में इसकी स्थापना किया गया था। कब किया गया था? तो 1882 में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये पारित हुआ था, कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा विवाह अधिनियम पारित किया गया था। ये लॉर्ड डलहौजी के समय में तैयार हुआ था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। उस समय बाद में वायसराय कौन बनाए गए थे? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हिंदू विधवा विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1956 को पारित किया गया था। ये तैयार लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था और पारित किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में। उस समय लॉर्ड कैनिंग था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 20 में इसमें दिया गया है कि स्वदेश मित्रन ये जो कि इसके संस्थापक कौन थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। ये 1882 मद्रास में इसका प्रकाशन किया गया था। तो स्वदेश मित्रन ये जो कि जी सुब्रमण्यम अय्यर थे। फिर उसके बाद इंडियन मिरर, इंडियन मिरर ये जो कि प्रथम भारतीय अंग्रेजी दैनिक
पत्रिकाएं हैं। प्रथम भारतीय अंग्रेजी दैनिक पत्रिका है। ये जो कि देवेंद्र नाथ टैगोर इसमें शामिल थे, मनमोहन घोष शामिल थे, केशव चंद्र सेन शामिल थे, नरेंद्र नाथ सेन शामिल थे। तो एन एन सेन दिया गया है, तो इसका दूसरा सही है, जो कि ये 1861 कलकत्ता में इसका प्रकाशन किया गया था। फिर उसके बाद आता है एडवोकेट एडवोकेट ये जो कि जीपी शर्मा के द्वारा एडवोकेट जीपी शर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ये जो कि लखनऊ से प्रकाशन इसका किया गया था, लखनऊ से। महत्तर जो कि ये अंग्रेजी में है, जी जी आगरकर, और इसमें बाल गंगाधर तिलक शामिल थे। जी जी आगरकर और बाल गंगाधर तिलक, तो इसका चौथा सही है। ये जो कि 1881 पूना महाराष्ट्र में इसका प्रकाशन किया गया था। तो ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि आधुनिक भारत में किसने पहला प्राथमिक शिक्षा के विधेयक का प्रारूप तैयार करने इसे प्रस्तुत किया था। तो प्रारूप तैयार करके इसे प्रस्तुत किया था, ये किए थे दोस्तों कौन? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय उन्नति की कुंजी के रूप में वैज्ञानिक शिक्षा के संवर्धन हेतु वर्ष 1876 में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा महेंद्र लाल सरकार के द्वारा। महेंद्र लाल सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, महेंद्र लाल सरकार के द्वारा। ये जो कि 1876 में किया गया था। कब किया गया था? तो 1876 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? तो ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों बहादुर शाह के द्वारा। बहादुर शाह के द्वारा कहा गया था कि 1857 के विद्रोह के समय कि हिंदुस्तान पर शासन करने की मुझ में इच्छा नहीं है। ये बहादुर शाह के द्वारा कहा गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने 2000 विद्रोही सिपाहियों का नरसंहार किया था? ये कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था दोस्तों सिकंदराबाद लखनऊ में। सिकंदराबाद लखनऊ में किया गया था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा, सिकंदराबाद लखनऊ में किया गया था। ये जो कि कैंपबेल के नेतृत्व में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि सेना पुनर्गठन के कारण भारत में कुल केंद्रीय और प्रांतीय सरकार राजस्व रक्षा व्यय में कितनी बढ़ोतरी अभिलेख हुई है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 25 से 30% की बढ़ोतरी की गई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि 1857 के विद्रोह को दमन के बाद जब सेना का पुनर्गठन किया गया था, तब भारत में कुल केंद्रीय और प्रांतीय राजस्व रक्षा में व्यय किया गया था। इसमें व्यय किया गया था 25 से 30% की बढ़ोतरी की गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि गांधी जी ने पहली बार राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में कहाँ सफलतापूर्वक हथियार की तरह भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? ये भूख हड़ताल का इस्तेमाल किए थे दोस्तों कहाँ पे? ये अहमदाबाद में किए थे। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। अहमदाबाद मिल और मजदूरों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसमें इन्होंने भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था, जो कि 1918 में ये शुरू किया गया था, अहमदाबाद आंदोलन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 27 में इसमें विद्रोह दिया गया है और संबंधित नेता दिया गया है। विद्रोह और संबंधित नेता दिया गया है। रामोसी विद्रोह, ये जो कि रामोसी विद्रोह कब हुआ था? रामोसी विद्रोह ये 1822 में जब हुआ था पश्चिमी घाट सतारा में, तो इस समय इससे संबंधित नेता चित्तूर सिंह थे। कौन थे? चित्तूर सिंह थे। तो इसका तीसरा सही है। और रामोसी विद्रोह एक बार और हुआ था 1831 में पश्चिमी घाट में। उस समय जो उससे संबंधित नेता थे तो उमाजी राजे थे। फिर उसके बाद संथाल विद्रोह ये जो कि 1855-56 में हुआ था, भागलपुर से राजमहल जिले तक ये केंद्र था इसका। सिद्धू कान्हू इसके नेता थे संथाल विद्रोह के। चौथा सही है। फिर उसके बाद खासी विद्रोह आता है।
खासी विद्रोह 1829 से 33 तक चला था, ये मेघालय में चला था। इसके जो नेता थे, तीरथ सिंह थे, सियाम थे और बुद्धो भगत थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तीरथ सिंह, तो पहला सही है। अहोम विद्रोह ये जो कि 1828 में असम में चलाया गया था। गोमधर कुंवर ये जो कि इसके नेता थे, तो दूसरा सही है। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का इसमें चौथा है, सी का पहला और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि दमिन आई कोह से निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति संबंधित थी? तो क्वेश्चन नंबर 28 का इसमें राइट आंसर होगा, ये संथाल जनजाति थी। संथाल जनजाति, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, संथाल जनजाति। संथाल विद्रोह आंदोलन को हूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हूल के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस विद्रोह को दामिन एक कोह के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कि छोटा नागपुर पठार भागलपुर से राजमहल तक ये फैला हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा जा रहा है कि भारत में अंग्रेज औद्योगिक नीति सही अर्थों में नीति थी, तो कौन सी थी? क्वेश्चन नंबर 29 का इसमें राइट आंसर होगा आर्थिकता का उपनिवेश, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान आधुनिक उद्योगों के उदय से भारत में पारसी मारवाड़ी परिवारों का भी उदय हुआ। निम्नलिखित में से किस मारवाड़ी परिवार ने ब्रिटिश फर्म रेलिस के साथ गठजोड़ किया था? ये किसके साथ किए थे? तो ये किए थे गोयनाका के साथ किए थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गोयनाका के साथ किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 में कहा जा रहा है कि दादा भाई नौरोजी ने 1895 में किस आयोग के समक्ष भारत से धन निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के मामले को प्रस्तुत किया था? तो ये कहाँ पे किए थे? ये किए थे वेल्वी आयोग में प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। 1895 में दादा भाई नौरोजी ने वेल्वी आयोग के समक्ष धन के निष्कासन सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। और 1896 के अधिवेशन में, कलकत्ता में 1896 का अधिवेशन हुआ था, उसमें धन निष्कासन सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि हॉल्ट मैकेंजी निम्नलिखित में से किससे संबंध थे? हॉल्ट मैकेंजी ये किससे संबंध था? तो ये भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। हॉल्ट मैकेंजी भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हॉल्ट मैकेंजी ने किया था। हॉल्ट मैकेंजी जो कि उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्तियों की स्थिति के बारे में लिखा है कि इस क्षेत्र की भूधारा संपत्ति की एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखी क्रांति से ग्रसित हो गई थी। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है कि रजत रे तथा रत्नलेखा रे ने बंगाल में ग्रामीण समाज पर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के प्रभाव की व्याख्या निम्नलिखित में से किस अवधारणा परिकल्पना को प्रतिपादित किया है? क्वेश्चन नंबर 33 का इसमें राइट आंसर होगा जोतेदार परिकल्पना को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, जोतेदार परिकल्पना को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है, सुमेलित कराना है। इसमें अधिकारी दिया गया है और भू राजस्व प्रणाली दिया गया है, तो इसमें सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है थॉमस लॉ ये जो कि भू राजस्व प्रणाली से संबंधित था। तो ये संबंधित था कार्नवालिस के द्वारा की गई अस्थायी बंदोबस्त में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो कार्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त, तो पहला सही है। ये जो कि 1756 से 1834 तक था, ये अधिकारी था। फिर अलेक्जेंडर रीड ये जो कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रणेता था। टॉमस मुनरो तथा अलेक्जेंडर रीड थे। रैयतवाड़ी तो दूसरा सही है। फिर उसके बाद एच ई गोल्ड स्मिथ ये जो कि बॉम्बे योजना से संबंधित था, तो इसका चौथा सही है। हॉल्ट मैकेंजी ये जो कि महलवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित था, तो तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का इसमें तीसरा वाला सही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में ये पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा।
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में इसको प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसको उद्देश्य प्रस्ताव को। क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस अधिनियम ने ब्रिटिश इंडिया के सारे प्रांतों को गवर्नरों के अधीन कर दिया था? ये किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा, इसमें राइट आंसर होगा 1858 के अधिनियम के द्वारा। 1858 के अधिनियम के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा इसमें क्या किया गया था कि जो ब्रिटिश इंडिया के सारे प्रांतों के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि कथन ए में कि 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत कंपनी के भूक्षेत्रीय अधिकारों को छुआ नहीं गया, केवल भारत के जनसाधारण संबंधित मामले तथा प्रशासन को अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण में लाया गया। ये जो कि क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसी को गवर्नर जनरल के अधीन करके एक स्पष्ट पदानुक्रम को स्थापित किया गया था। ये भी सही है। दोनों इसमें सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। दोनों क्या है, सही है लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं कर रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि बाजीराव द्वितीय का वह विद्रोही मंत्री जिसने 1818 में खान देश में ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज के आधिपत्य के विरुद्ध भीलों को भड़काया या उकसाया था, तो कौन था? क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें राइट आंसर होगा त्रिभंकम का जी। त्रिकम्बम जी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा त्रिभंकम जी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है। ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। पूना दिया गया है। पूना, पूना जो कि ये पेशवा थे। पूना, पूना से कौन थे? पेशवा थे। और ग्वालियर से कौन थे? ग्वालियर से सिंधिया थे। ग्वालियर से। और नागपुर, नागपुर से भोसले थे। नागपुर से। और बड़ौदा से कौन थे? गायकवाड़ थे। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा वाला सही है। डी का चौथा वाला ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी तिथि को इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय से दीवानी का अधिकार प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर 40 के इसमें राइट आंसर होगा 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 को, 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो शाह आलम द्वितीय था इसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी कंपनी को दे दिया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश रेजिडेंटी की रिपोर्ट पर फरवरी 1856 में अवध का विलय किया गया था? तो फरवरी 1856 में अवध का विलय ये कर्नल आउट्रम के नेतृत्व में किया गया था। कर्नल आउट्रम था। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा कर्नल आउट्रम। इस समय अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह था। इसी के शासनकाल में 1854 में जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसी को आधार बना करके, कुशासन का आधार बना करके इसको अवध को विलय किया गया था। किसको? लॉर्ड डलहौजी ने किया था इसमें 13 फरवरी 1856 को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि डेनमार्क में भारतीय व्यापार हेतु 1620 ईस्वी किस जिले में अपना केंद्र स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर होगा, ये किया गया था तंजौर से। तंजौर से ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। तंजौर इसका राइट आंसर होगा, तंजौर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1623 तक निम्नलिखित स्थानों पर फैक्ट्रियां, व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 43 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों, ये किया गया था भरूच, अहमदाबाद, आगरा और मसूलीपट्टनम में। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि 1623 ईस्वी में कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम आदि स्थानों पर फैक्ट्रियों की स्थापना कर चुकी थी। और दक्षिण भारत में पहला ब्रिटिश कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम में स्थापित किया गया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम ये दक्षिण भारत में 1611 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है
कि 1510 में किसने बीजापुर से गोवा पर कब्जा किया था? तो बीजापुर से गोवा पे कब्जा किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 44 के इसमें राइट आंसर होगा अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। 1510 में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये अल्फांसो डी अल्बुकर्क को माना जाता है। इसी ने सर्वप्रथम 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा कर लिया था। इस समय बीजापुर के सुल्तान कौन थे? आदिल शाह यूसुफ थे। इस समय बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह यूसुफ थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, उनमें से अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। आपको पढ़ करके इसमें सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो अभिकथन ए में कहा जा रहा है, अभिकथन ए में कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के तीव्र विघटन के लिए निर्बल राजनीतिज्ञ और अयोग्य सेनानायक उत्तरदायी थे, जो कि ये क्या है? गलत है। ये क्या है? गलत है। तर्क आर में कहा जा रहा है कि इस काल में मुगल राजनीतिक और अमीर अपने स्वार्थों की पूर्ति में व्यस्त थे और उन्हें साम्राज्य की नियति में कोई रुचि नहीं थी, ये जो कि सही है। तो इसमें अभिकथन गलत है, लेकिन इसका तर्क क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है, अच्छा इसमें दिया गया है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए गलत है, लेकिन आर क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि राजस्थान में खुद काश्त किसानों ने किस नाम से जाना जाता था? तो राजस्थान में खुद काश्त किसानों को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको गवेती के नाम से जाना जाता था। गवेती के नाम से, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। गवेती के नाम से इनको जाना जाता था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम कैलेंडर का प्रारंभिक बिंदु है? तो मुस्लिम कैलेंडर का प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? हिजरा। हिजरा है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। हिजरा इसका राइट आंसर होगा। हिजरा या हिजरी भी इसे कहा जाता है, ये जो कि मुस्लिम कैलेंडर का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है। फिर उसके बाद आता है, इसी को हिजरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि मराठा इतिहास में वृत्तांत जो एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत का संगठन है, उसे इस रूप में जाना जाता है। तो उसे किस रूप में जाना जाता है? तो उसको बखर के रूप में जाना जाता है। बखार, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। बखार के रूप में उसको जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है कि राजा राम की मृत्यु के बाद 1701 में कौन मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधित्व बने थे? क्वेश्चन नंबर 49 का इसमें राइट आंसर होगा परसुम त्रिबकम। परशुराम त्रिबकम बने थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, परशुराम त्रिबकम, जो कि ये राजा राम मृत्यु के बाद 1701 में मराठा राज्य के प्रतिनिधित्व बनाए गए थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 50 में आइए देखते हैं। इसमें दिया गया है, इसमें दिया गया है लेखक और ग्रंथ दिया गया है। लेखक दिया गया है और ग्रंथ दिया गया है। इसमें मोहम्मद अल गजाली, मोहम्मद अल गजाली, ये जो कि तहफूफ अल सफ़ा, तहफूस अल सफ़ा इसका संबंधित है, इनका ग्रंथ है। तो तहफूस अल सफ़ा तो चौथा सही है। अली हजवेरी, अली हजवेरी, ये जो कि कश्फ अल महजब, कश्फ अल महजब इनका ग्रंथ है, तो तीसरा सही है। दारा सिकोह का ग्रंथ कौन सा है? तो सफीनत उल अलैया, सफीनत उल अलैया तो दूसरा सही है। फिर शाह वली उल्लाह का कौन सा है? तो शाह अली उल्लाह का इसमें तफहीमत इलहाइया है, तो पहला सही है। तो ए का इसमें चौथा सही है, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो डी का पहला वाला ऑप्शन नंबर केवल ए वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि मुगल यह पहचानने में विफल रहे कि बौद्धिक सांस्कृतिक के साथ गंभीर जुड़ाव के लिए भाषाई अज्ञानता एक बाधा थी। तो ये कौन से भाषा को? क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा संस्कृत को। संस्कृत को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा संस्कृत को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है कि भारतीय मुसलमानों को किस रूप में पहचाना जाता है? तो इनको शेख जादा, शेख जादा के रूप में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, शेख जादा के रूप में पहचाना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 53 है कि डैश पर अबुल फजल द्वारा धार्मिक कट्टरता का आरोप लगाया गया था क्योंकि वह दैनिक जीवन में सभी हिंदू अनुष्ठानों को करने पर जोर देता था। तो क्वेश्चन नंबर 53 का इसमें राइट आंसर होगा राजा टोडरमल। राजा टोडरमल ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा राजा टोडरमल। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि प्रसिद्ध मुगल शासक औरंगजेब द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक मुगल गार्डन 17वीं शताब्दी में बनाया गया था? तो कौन सा बनाया गया था? तो ये पिंजौर गार्डन बनाया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा पिंजौर गार्डन, ये जो कि किसके द्वारा बनाया गया था 17वीं शताब्दी में? ये औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 55 में इसमें इद्रार दिया गया है। इद्रार जो कि ये कर मुक्त भूमि होता था, इद्रार कर मुक्त भूमि होता था, दूसरा सही है। खराज क्या होता था? तो भू राजस्व होता था खराज, पहला सही है। खालसा क्या होता था? तो ये मुकुट या केंद्रीय भूमि होती थी खालसा, तो इसका चौथा सही है। और ऊसर जो कि लवणीय भूमि होती थी, तो तीसरा सही है। तो ए का दूसरा, बी का पहला और सी का चौथा, डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है कि अकबर के शासन में कौन से भू क्षेत्र का आकलन पूर्ण दरों पर किया जाता था? आपको इसमें सही उत्तर का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 56 में तो इसमें किया जाता था पोजल और पड़ौती, चाचर को नहीं, बंजर को नहीं, पोजल और पड़ौती को किया जाता था। तो पहला दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, पहला दूसरा इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत में 16वीं शताब्दी में मुगल काल में डैश ने आधुनिक मशीनीकृत उद्योग की स्थापना करनी शुरू की। तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये पुर्तगाली के द्वारा किया गया था, पुर्तगाली के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पुर्तगाली के द्वारा। फिर क्वेश्चन नंबर 58 है कि आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। 58 में बक्काल दिया गया है। बक्काल ये जो कि अनाज व्यापारी होते थे, बक्काल क्या होते थे? अनाज व्यापारी होते थे, चौथा सही है। बलाहार, बलाहार ये जो कि किसानों का निम्नमत वर्ग होता था किसानों का, तो पहला सही है। सिलहदार, सिलहदार ये जो कि एक शास्त्रीय व्यक्ति थे, तो दूसरा सही है। तुमान, तुमान क्या थे? ये 10,000 सैनिकों का एक समूह होता था, तो तीसरा सही है। तो ए का इसमें चौथा सही है, बी का इसमें पहला सही है, सी का इसमें दूसरा सही है और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो डी का तीसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि मुगल सरदारों के बीच निम्नलिखित में से कौन दो गुट थे? मुगल सरदारों के बीच निम्नलिखित में से कौन से दो गुट थे? तो इसमें ईरानी और तुरानी थे। कौन थे? ईरानी और तुरानी, दो गुटों में ये विभाजित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है कि औरंगजेब के शासनकाल की घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। औरंगजेब के शासनकाल की घटना को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले इसमें कौन आएगा? सबसे पहले इसमें आएगा तेग बहादुर की शहादत, ये सबसे पहले आएगा तेग बहादुर की शहादत। फिर उसके बाद जजिया कर लगाना, ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा मेवाड़ की संधि, ये तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा संभाजी को कैद करके उसकी हत्या करना, ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा। तो सबसे पहले बी सी ए डी ऑप्शन नंबर इसका BCAD, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। औरंगजेब के शासनकाल में जो मेवाड़ से संधि मेवाड़ से संधि 1681 में किया गया था। मेवाड़ से संधि 1681 में किया गया था। और फिर उसके बाद आता है गुरु तेग बहादुर की शहादत 1665 में किया, सॉरी 1675 में किया गया था। 1675 में किया गया था। और फिर उसके बाद जो जजिया कर लगाया गया था, तो 1679 में लगाया गया था। जजिया कर 1679 में लगाया गया था। फिर उसके बाद संभाजी को कैद करके हत्या इनको 1689 में किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें कहा जा रहा है कि नूरजहां से शादी की वजह से जहांगीर प्रशासन की तरफ से उदासीन हो गया, जो कि ये क्या है? सही है। आर में कहा जा रहा है कि 1611 से 22 के दौरान नूरजहां ने अपने एक अलग दल जुनता बना लिया
और वह काफ़ी ताकतवर हो गई। ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है कि अकबर की धार्मिक सौहार्द की नीति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दीन-ए-इलाही के नाम से जाना जाता है। दीन-ए-इलाही के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। दीन-ए-इलाही ये जो कि 1581 से 82 में स्थापित किया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है क्वेश्चन नंबर 63 में। इसमें घाघरा का युद्ध दिया गया है। घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। 1529 में घाघरा का युद्ध। दादरा का युद्ध, दादरा का युद्ध या दौराहा का युद्ध भी कहा जाता है इसको। ये 1532 में हुआ था। 1532 में हुआ था तो पहला सही है। सूरजगढ़ का युद्ध, सूरजगढ़ का युद्ध 1534 में हुआ था तो तीसरा सही है। और गौड़ पर कब्जा ये जो कि 1537 में किया गया था तो दूसरा सही है। ए का चौथा सही है, बी का पहला और सी का तीसरा, डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि 1528 में बाबर के आक्रमण के समय चंदेरी पर किसका अधिकार था? तो चंदेरी पर किसका अधिकार था? तो ये अधिकार था मेदिनी राय का। मेदिनी राय का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मेदिनी राय का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। पुस्तक दिया गया है और विषय वस्तु दिया गया है। निजामी ए अंजुम ये जो कि हिंदू फलित ज्योतिष था, हिंदू फलित ज्योतिष था तो इसका दूसरा सही है। फु तूफ़तुल हिंद ये जो कि हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार है, तो हिंदू छंद शास्त्र और अलंकार है तो तीसरा सही है। दबिस्तान ए मजाहिब भारत के विभिन्न धर्म और संप्रदाय से संबंधित है, तो इसका चौथा सही है। रिसाला मिकदारिया ये जो कि तत्कालीन माप-तौल से संबंधित था, तो इसका पहला सही है। तो ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है कि इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन क्यों किया है? तो पान और नारियल का विस्तार से वर्णन इब्न बतूता के द्वारा क्यों किया गया है? क्योंकि ऑप्शन में दिया गया है उन्हें ये दोनों बहुत पसंद थे, जो कि गलत है। वे चाहते थे कि इन दोनों पेड़ों को संरक्षित किया जाए, ये भी गलत है। इन दोनों पेड़ों से बनी औषधि को पेट का गंभीर दर्द ठीक हो जाता था, ये भी गलत है। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसमें रेहला के लेखक इब्न बतूता था। इब्न बतूता ने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन इसलिए करता है क्योंकि बहुत से लोग इन वस्तुओं से अपरिचित थे, इसलिए उन्होंने पान और नारियल का विस्तार से वर्णन किया है अपने रेहला में। फिर क्वेश्चन नंबर 67 है कि बरनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरनी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है क्वेश्चन नंबर 67 में। बरनी के बारे में बताना है। तो इसमें दिया गया है कि उसने तारीख ए बर्मकियान नामक ग्रंथ लिखा है, जो कि सही है। इतिहास को उच्च वर्ग के अध्ययन का विषय माना जाता है, ये भी सही है। उसकी कालक्रम के प्रति रुचि नहीं थी, तो ये भी सही है। इसमें तीनों ऑप्शन क्या है? सही है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ए बी सी डी इसमें क्या है? सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा डैश बलुआ पत्थर से बना है और इसके शीर्षक पर सफेद संगमरमर का गुंबद मौजूद है। ये किस रंग का है? क्वेश्चन नंबर 68 का इसमें राइट आंसर होगा लाल रंग का है, लाल है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लाल है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि नौकरों एवं दासों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन इसमें सही है क्वेश्चन नंबर 69 में? तो इसमें दिया गया है पहला है मोरलैंड ने इंडिया एट द डेथ ऑफ अकबर में दास्ता को विस्तार पूर्वक निरूपित किया है, जो कि सही है। बी में कहा जा रहा है कि फिरोज तुगलक एकमात्र शासक था जिसने दास को निर्माण के उद्देश्य से प्रयुक्त किया था, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है पुर्तगालियों ने व्यापक पैमाने पर दासों की नियुक्ति की थी, ये भी सही है। डी में कहा जा रहा है कि जेहाद के तीर्थयात्री जहाज
दास व्यापार में लिप्त नहीं थे, ये गलत है। अकबर ने युद्ध बंदियों को दास बनाने की प्रथा को स्वीकृत किया था, ये भी इसमें क्या है, गलत है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है, जबकि चौथा और पांचवा इसमें क्या था, गलत था। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ए बी सी इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि संतत काल के दौरान मध्य और पश्चिम एशिया के साथ भूमि व्यापार किसके हाथों में था? तो क्वेश्चन नंबर 70 का इसमें राइट आंसर होगा मुल्तानी के। मुल्तानी के, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मुल्तानी के। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है। इसमें अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके बताना है कौन सा इसमें सही है। तो अभिकथन में कहा जा रहा है ए में कि दिल्ली के सल्तनत काल में शासकीय अधिकारियों का व्यवहार शरीयत द्वारा संचालित होता था, जो कि सही है। आर में कहा जा रहा है कि राज्य का ध्येय संपूर्ण देश को दारुल हर्ब से दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना न था, ये जो कि क्या है, गलत है। तो अभिकथन ए सही है और कारण आर इसमें क्या है, गलत है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है परंतु आर क्या है, इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 72 है कि संसद काल में मंत्रिपरिषद को किस रूप में संबोधित किया गया था? तो ये किस रूप में संबोधित किया गया था? तो ये मजलिस एक खलवत के रूप में, मजलिस एक खलवत के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मजलिस एक खलवत के रूप में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है, सिख समुदाय के संगठन के संबंध में सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। इसमें दिया गया है मनसद। मनसद ये जो कि गुरु के प्रतिनिधि होते थे, मनसद गुरु के प्रतिनिधि होते थे, तो दूसरा सही है। खालसा क्या होता था? तो जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी होती थी, खालसा जिन्हें गुरु ने स्वयं दीक्षा दी थी। पहला, मेली, मेली क्या होता था? ये मनसद के सहायक होते थे, तो चौथा सही है। सहलांग जो कि ये मनसद द्वारा दीक्षित व्यक्ति होते थे, तो तीसरा सही है। ए का इसमें दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, डी का तीसरा ऑप्शन नंबर इसके डी वाले में दिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है कि संत बनने से पहले गुरु नानक ने कौन से पेशे की शिक्षा हासिल की थी? तो कौन से पेशे की शिक्षा हासिल किए थे? ये किए थे मुनीम का। मुनीम का ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, मुनीम का। गुरु नानक ये लोधी एवं बाबर के समकालीन थे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है कि सॉरी अखबार अल अख्यार में उल्लिखित भारत में पहली सूफी महिला निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो क्वेश्चन नंबर 75 का इसमें राइट आंसर होगा बीबी सारा। बीबी सारा थी, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, बीबी सारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है कि विजयनगर साम्राज्य में पालीगर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? तो पालीगर जो प्रयोग किया जाता था, ये किया जाता था सेना रैंक के अधिकारी को, सेना रैंक के अधिकारी को पालीगल का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 77 है कि विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को नियुक्ति करने की नीति का प्रारंभ किया था? ये किसने किया था? ये किया था देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, देवराय द्वितीय के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है कि अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा इसमें सही है। तो इसमें अभिकथन ए में कहा जा रहा है कि फिरोज शाह बहमनी के समय से दक्कन हिंदू बहमनी प्रशासन में प्रमुख भूमिका में आ गए, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि फिरोज शाह बहमनी ने प्रशासन में बड़े पैमाने पर हिंदुओं को शामिल किया, ये भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू किया था? तो शिक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रम लागू करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, फिरोज शाह तुगलक। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है। आपको इसमें सुमेलित कराना है। अलाउद्दीन के सेनापति दिया गया है और उपाधि दी गई है क्वेश्चन नंबर 80 में। तो इसमें दिया गया सबसे पहले अलमास बेग। अलमास बेग ये जो कि इसका उपाधि क्या था? तो उलूग खां का था, उलूग खां का था, चौथा सही है। मलिक हिजाबुद्दीन, मलिक हिजाबुद्दीन की उपाधि जफर खान का था। मलिक संजर की उपाधि अलब्त खान का था। और मलिक जालेसरी की उपाधि ये जो कि नुसरत खान का था। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि किस सुल्तान के अधीन नाइब ए ममालिकात का नया पद सृजित किया गया था? क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा मुइजुद्दीन बहराम शाह के। मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में
ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में। सबसे पहले यह पद एर्तुगीन को दिया गया था। इख्तियारुद्दीन एर्तुगीन को नायब ए ममालिक का पद सबसे पहले ये पद दिया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए और तर्क आर दिया गया है। आपको इसमें पढ़ करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन-सा इसमें सही है। तो इसमें कहा जा रहा है कथन ए में कि 14वीं सदी का मध्य प्रायद्वीपी में माबर और बंगाल की स्वतंत्रता तथा विजयनगर साम्राज्य और बहमनी सल्तनत की स्थापना का साक्षी था, जो कि ये क्या है, सही है। आर में कहा जा रहा है कि मोहम्मद तुगलक अपने शासन के अंतिम वर्षों में क्षेत्रीय शक्तियों के प्रति नरम हो गया और उसने उन्हें अधिक स्वायत्तता प्रदान की, ये जो कि क्या है, गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। इसमें ए सही है, आर गलत है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए सही है, आर गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि महमूद गजनी ने अपने आसपास कवियों का समूह एकत्र कर रखा था जिन्होंने अनेक रचनाएं संकलित की। उनमें से सबसे उत्कृष्ट कवि कौन था? तो सबसे उत्कृष्ट कवि ये फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा फिरदौसी। फिरदौसी की जो रचना है वह शाहनामा है। कौन सा है? शाहनामा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है? तो एक युग में सही सुमेलित नहीं है, इसमें गणेश्वर काले चमकीले मृदभांड दिया गया है गणेश्वर से, ये जो कि इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा गणेश्वर। गणेश्वर के लोग अधिकांशतः आखेटक एवं कृषि पर निर्भर होते थे। आखेटक और कृषि पर निर्भर होते थे, ये जो कि गणेश्वर राजस्थान में स्थित ताम्र पाषाणीपुरा स्थल है। यहाँ से तांबा अधिक पाया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि निम्नलिखित युग्मों को या संवतों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। क्वेश्चन नंबर 85 में सबसे पहले इसमें विक्रम संवत आएगा, जो कि 57 ईस्वी पूर्व या 58 ईस्वी पूर्व है विक्रम संवत, ये सबसे पहले आ गया विक्रम संवत। फिर उसके बाद विक्रम संवत के बाद इसमें कलचुरी चेदी संवत, जो कि 248 से 49 ईस्वी तक है। कलचुरी या चेदी ये दूसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे गुप्त संवत 319 में, गुप्त संवत ये 319 में तीसरे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद कोलम संवत, जो कि 825 में कोलम संवत आएगा। कोलम संवत ये जो कि चौथे नंबर पे आएगा। फिर उसके बाद आएगा चालुक्य विक्रम संवत, ये जो कि 5वें नंबर पे आएगा, ये जो कि 1076 से 77 ईस्वी में चला गया था। तो जो इसका सही क्रम होगा, इसका सही क्रम होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ECBDA इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है। आपको सूची फर्स्ट में गुप्तकालीन मंदिर और सूची सेकंड में स्थल दिया गया है, इसको सही सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 86 में। आइए देखते हैं, इसमें दिया गया है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर ये जो कि कहाँ पे है? दशावतार मंदिर ये देवगढ़ में है, तो पांचवा सही है। विष्णु मंदिर ये जो कि तिगवा में है, तो चौथा सही है। शिव मंदिर ये जो कि भूमरा में है, तो तीसरा सही है। लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पे है? लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर ये सिरपुर में है, तो दूसरा सही है। और पार्वती मंदिर ये नसना कुठार में है, तो पहला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ए का पांचवा सही है, बी का चौथा है, सी का तीसरा, डी का दूसरा और ई का इसमें पहला वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है दोस्तों। इलियट संगमरमर क्या है? इलियट संगमरमर क्या है? यह अमरावती से मूर्तिकला को जो पैनल मद्रास में रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है कि चरण चित्र लिखने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया गया है? ये किसका उपयोग किया गया है? तो ये उपरोक्त में से एक से अधिक का उपयोग किया गया है। इसमें कौन-कौन से उपयोग किए गए हैं? तो चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज जासो है, इसमें किया गया है। ये इसमें अच्छा, इसमें कपड़ा पे किया गया है, फिर उसके बाद ताड़ के पत्ते पर किया गया है और फिर उसके बाद किस पे किया गया है? तो कपड़ा ताड़ के पत्ते पर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक पे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है कि दक्षिण भारतीय किस कवि की रचना सीधे पढ़ने पर रामायण और उल्टे पढ़ने पर महाभारत की कथा का वर्णन करती है? तो क्वेश्चन नंबर 89 के इसमें राइट आंसर होगा दंडिन की। दंडिन की ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ये जो कि सीधे पढ़ने पर रामायण पढ़ा जाता है और उल्टा पढ़ने पर महाभारत कथा का वर्णन करती है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित परमार शासकों में से किसने निर्वाण नारायण की उपाधि ग्रहण की थी? तो ये कौन किए थे? ये किए थे नरवर्मन। नरवर्मन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, नरवर्मन के द्वारा किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 91 है कि 738 ईस्वी में किस गुर्जर शासक ने अरबों को पराजित किया था? तो ये किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 91 का इसमें राइट आंसर होगा नागभट्ट ने। नागभट्ट ने, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा, नागभट्ट ने। नागभट्ट ये जो कि प्रथम शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक भी था नागभट्ट प्रथम। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है कि परमेश्वर निम्नलिखित में से किस राजा की उपाधि है? तो यह है पुलकेशिन का। पुलकेशिन का है, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पुलकेशिन का है, जो कि बादामी के चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय अश्वमेध यज्ञ एवं वाजपेयी यज्ञ किया था। इसने परमेश्वर और सत्याश्रव की उपाधि धारण किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 93 है कि चोलों का शासनकाल 9वीं शताब्दी में डैश के पतन के बाद शुरू हुआ था। ये किसके पतन के बाद शुरू हुआ था? तो ये हुआ था पल्लव के पतन के बाद। पल्लव के पतन के बाद, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पल्लव के पतन के बाद शुरू हुआ था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 94 है कि चोल राजवंश की किस शैव भक्ति कृति में प्रचलित त्रिपुरांतक कहानी प्राप्त होती है? ये किसमें होता है? तो ये तेवरम में। तेवरम में, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, तेवरम में। क्वेश्चन नंबर 95 है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल संगम ग्रंथों में जवाहरात और आभूषणों कारीगरों के लिए प्रसिद्ध था? क्वेश्चन नंबर 95 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये कोडुमलान में। कोडुमलान में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कोडुमलान में। क्वेश्चन नंबर 96 है कि 712 ईस्वी में किस शासक ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी? तो विजय प्राप्त किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, मोहम्मद बिन कासिम ने। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 97, किसने ब्राह्मणों और बौद्धों भिक्षुओं को बराबर संरक्षण दिया और दोनों को उदारता से भिक्षा दान भी दिया था? ये किसने दिया था? ये दिया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, हर्षवर्धन। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है कि कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था। तो कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने शासन किया था ये 606 से 647 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। राजवर्धन की मृत्यु के बाद हर्षवर्धन जो कि थानेश्वर की गद्दी पर बैठा था, यह 606 से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 99 है, मिताक्षरा के अनुसार पुत्र को पैतृक संपत्ति में अधिकार होता है। तो क्वेश्चन नंबर 99 किसमें राइट आंसर होगा? उसके जन्म लेते ही, ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है कि गुप्तोत्तर काल में सरकारी दस्तावेज किस भाषा में लिखे जाते थे? तो ये किस भाषा में लिखे जाते थे? तो ये संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 101 है कि महरौली स्तंभ लेख निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो महरौली स्तंभ लेख ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये बनवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि गुप्त शासकों में से किसने लिच्छवी दहित्र कहा गया है? तो लिच्छवी दहित्र ये कहा गया है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को लिच्छवी दहित्र कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि कुषाण नरेश कनिष्क के लिए महर्जस रजित रजस देवपुत्रस के रस का उपयोग निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है? ये किस अभिलेख में किया गया है? तो ये कनिष्क सेकंड आरा पाषाण लेख वर्ष 41 में। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है कि निम्न में से किस अभिलेख में भारतवर्ष का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? तो भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ किसने संपादित किया था? ये किसके द्वारा संपादित किया गया था? ये किया गया था दोस्तों पतंजलि के द्वारा। पतंजलि के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पतंजलि के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 106 है कि मौर्य प्रशासन में जनगणना का लेखा रखने वाला अधिकारी कौन था? तो ये था नागरक। नागरक होता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, नागरक होता था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें दिया गया है अशोक काल का किला, अशोक काल का काल दिया गया है और स्थान दिया गया है चार सिंह स्तंभ शिखर। चार सिंह स्तंभ शिखर
ये जो कि कहाँ पे है? सारनाथ। सारनाथ ये जो कि कहाँ पे है? राजस्थान, ओह सॉरी, उत्तर प्रदेश वाराणसी में है सारनाथ। फिर उसके बाद आता है हाथी स्तंभ शिखर। हाथी स्तंभ शिखर ये कहाँ पे है? ये जो कि संकिसा में है, संकिसा तो पहला सही है। संकिसा उत्तर प्रदेश में है। फिर उसके बाद आता है बैल स्तंभ शिखर। बैल स्तंभ शिखर ये कहाँ पे है? तो ये रामपुरवा में है, रामपुरवा में है, दूसरा सही है। फिर हाथी की शिला मूर्ति, हाथी की शिला मूर्ति ये कहाँ पे है? तो ये है धौली में, धौली में है तो चौथा सही है, धौली चौथा सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ए का तीसरा था, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का इसमें चौथा वाला सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? मेगास्थनीज ये किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 है कि हाइडे स्पीच की लड़ाई निम्नलिखित में से किस मैदान पर लड़ी गई थी? तो ये लड़ा गया था दोस्तों करी, करी के मैदान पे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, करी के मैदान पे। ये जो कि हाइडे स्पीच की लड़ाई झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईस्वी पूर्व में करी के मैदान में लड़ा गया था। इसमें सिकंदर विजयी हुआ था और पोरस को पराजय का सामना करना पड़ा था। ये करी का था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद ऊपरी और निचली गंगा घाटी के बीच स्थित था? तो क्वेश्चन नंबर 110 का इसमें राइट आंसर होगा मगध। मगध ऑप्शन नंबर इसका ए वाला राइट आंसर होगा मगध। क्वेश्चन नंबर 111 है नलियारा दिव्य प्रबंधम किसकी रचनाओं का एक संकलन है? ये किसका है? तो ये अलवार का है, अलवार का है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अलवार का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि डैश सूत पिटक का एक हिस्सा है जो भिक्षुड़ियों द्वारा रचित छंदों का संग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर 112 के इसमें राइट आंसर होगा थेरी गाथा का, थेरी गाथा का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा थेरी गाथा का। क्वेश्चन नंबर 113 है पौमाचर्यम निम्नलिखित में से किस कथा का उज्जैन रूपांतरण है? क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर होगा रामायण का, रामायण का। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा रामायण का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है कि निम्नलिखित किस साहित्य में उल्लेख किया गया है कि पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो ये किसमें कहा गया है पार्श्वनाथ क्षत्रिय थे? तो ये कल्प सूत्र में कहा गया है, कल्प सूत्र में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कल्प सूत्र में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 115 है कि हृदय स्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था, तो ये सबसे पहले कहाँ पे किया गया था? तो ये किया गया था ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। फिर क्वेश्चन नंबर 116 है कि वैदिक कर्मकांड और अनुष्ठानों पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता जो कि युग में सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौशिकी ब्राह्मण जो कि यजुर्वेद संहिता दिया गया है, ये जो कि इसमें क्या है गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला यही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 117 है कि हड़प्पा सभ्यता के पश्चात झूकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो झूकर संस्कृति के अवशेष ये चौहदड़ों से मिले हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ये एलटी ग्रेड 2026 में पूछा गया हिस्ट्री का क्वेश्चन है। एलटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था झूकर संस्कृति के अवशेष कहाँ से पाए गए थे? ये चौहदड़ों से पाए गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एलटी ग्रेड 2026 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 118 है कि इनमें से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता की एक तटीय बंदरगाह है? ये कौन सा है? लोथल है, लोथल है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा लोथल है। अच्छा इसमें लोथल भी है, बालाकोट भी है और लानादीनो है। ये तीनों है, तीनों है। इसमें लोथल भी है, अल्लादीनो है और बालाकोट, ये तीनों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। सभी इसमें क्या है? सभी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के एक तटीय बंदरगाह है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूछा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिंधु सभ्यता के किस स्थल से अलंकृत फर्श प्राप्त हुई है? ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा कालीबंगा से। क्वेश्चन नंबर 120 है कि मजबूत पानी के लिए बांधों के घिरे गबरबंद नालों की विशेषता हड़प्पा संस्कृति के किस भाग में थी? ये कहाँ पे था? ये था दोस्तों, ये कहाँ पे था? तो ये बलूचिस्तान में था, बलूचिस्तान में था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, बलूचिस्तान में था। क्वेश्चन नंबर 121 है कि भारत में शैल चित्रों की खोज प्रथमतः किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में शैल चित्रों की खोज ये किया गया था सी एल कार्लाइल के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा सी एल कार्लाइल के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 122 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का इसमें राइट आंसर होगा ग्रेसियन। ग्रेसियन ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा ग्रेसियन। क्वेश्चन नंबर 123 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरातात्विक अवशेष के तिथि निर्धारण का प्रविधि नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 123 के इसमें राइट आंसर होगा सोनार संवेदन प्रतिविधि। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 124 है कि रूपक किसके प्रचलन में थे? रूपक ये किसके प्रचलन में थे? तो ये था गुप्तों के शासनकाल में। गुप्तों के शासनकाल में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा गुप्तों के शासनकाल में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा का सामंत नहीं था? तो गुप्त राजा का सामंत इसमें कौन नहीं था? तो ये था दोस्तों सेंद्रक। सेंद्रक ये जो कि गुप्त राजा का सामंत नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। तो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखा है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को नेक्स्ट वीडियो में लेकर के। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।